अभी स्टार्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू। और हमारे आज के खास मेहमान हैं प्रकाश मिश्रा जी, जो सवर्ण आर्मी बिहार से प्रदेश प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश मिश्रा जी आपका। जी मिश्रा जी, नमस्कार। आवाज पहुंच रही है और आपको? आपके जितने भी दर्शक हैं एटीवी चैनल, जी नमस्कार। और जी, आपके सारे दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आभार, शुक्रिया। सवर्ण आर्मी आपने कब ज्वाइन की, सीधा सवाल हमारा। और क्यों लगा कि सवर्ण आर्मी में हमें आना चाहिए? उससे कुछ अलग हो सकता है। तमाम संगठन हैं, बहुत पुराने हैं और बहुत बेहतर हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मणों की भी, राजपूतों की भी, अलग अलग संगठन हैं। और ऐसे में आपको सवर्ण हिंदू संगठन भी हैं, जहाँ वो ये दावा करते हैं कि हम हर वर्ण, हर जाति को जोड़ करके चलेंगे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि सवर्ण आर्मी और हिंदू संगठनों में क्या अंतर दिखा आपको, और क्यों लगा कि आपको इसमें जो है जाना चाहिए? जी मैं सबसे पहले एक महाभारत के श्लोक के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी पंक्ति को। सुनिएगा ध्यान से। राजन सत्यम जी परम ब्रह्म सत्यम च समय पर। राजन सत्यम परम ब्रह्म सत्यम च समय पर। मां त्याक्षी सत्यम राजन सत्यम संगत मस्तुते। इसका अर्थ होता है, आप अपनी जी सत्य की प्रतिज्ञा मत छोड़िए, हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहिए। जी स्वर्ण आर्मी मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। जी मुझे, हाँ 2018 में मैंने ज्वाइन किया था स्वर्ण आर्मी। तब मैं दिल्ली में रहा करता था। जी उसके बाद इलाहाबाद में हमारी राष्ट्रीय प्रमुख सर्वेश पांडे जी से मुलाकात हुआ और उनका जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को मैंने देखा। और लगातार जो आप बात बता रहे हैं कि छोटे छोटे अन्य अन्य कितने दल में बटे हुए, संगठन में बटे हुए हैं, इन सब चीज को देखते हुए मुझे लगा कि स्वर्ण आर्मी जो है ये भारत की एक ज्वलंत मांग है और मुझे ज्वाइन करना चाहिए। जी सवर्ण आर्मी और हिंदू संगठनों में क्या अंतर है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सवर्ण शब्द है और इसमें और हिंदू में जो है क्या अंतर है, और क्यों जो है इसको जरूरत नया नाम देने की जो है पड़ी? देखिए, नया नाम देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप भारत के हर राज्य में आप उठाकर देख लीजिए, कम से कम 50 ऐसे संगठन हैं जो ब्राह्मण महासभा, स्वर्ण सेना, करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना, राष्ट्रीय ब्राह्मण सेना, ब्राह्मण चेतना संघ, इतनी मतलब भिन्न भिन्न इतनी जो हम संगठनों में बंधे हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना स्वर्ण आर्मी का शुरुआत किया जाए। और स्वर्ण आर्मी में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, स्वर्ण आर्मी में सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं है, स्वर्ण आर्मी में स्वर्ण में जितनी भी जातियां आती है, जैसे ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, राजपूत हो गए, वैश्य हो गए, लाला हो गए, इन सारे को मिला के स्वर्ण आर्मी बनती है। और हम 7% की राजनीति नहीं करते हैं। अगर हमारी आबादी आप देख ले यूपी में तो 22% हो जाती है स्वर्णों की। अगर उसमें से सिर्फ ब्राह्मण को निकाल दें तो 11% हो जाती है, सिर्फ क्षत्रियों को निकाल दें तो 10% हो जाती है। तो क्यों ना हम सभी मिलके अपने परसेंटेज को बढ़ाएं। हमने इसलिए लेकिन स्वर्ण कैसे आर्मी का, एकजुट कैसे होंगे? आपको कैसे लग रहा है कि ये सभी जो है, जो मुहिम जो चल रही है, इसमें लोगों को एकजुट होना चाहिए या फिर वो एकजुट हो रहे हैं? जी एकजुट हो भी रहे हैं और होना भी चाहिए। मैं तो मांग करता हूं पूरे देश से, स्वर्णों से, कि आप एक मंच पे आओ। जितने भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आप एक मंच पे आइए, स्वर्ण आर्मी का साथ दीजिए। और क्यों होंगे, एक मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे किसी के यहाँ भी कोई घटना घटती है, जैसे मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं और मेरे यहाँ कोई घटना घट गई, तो क्षत्रिय ये सोचते हैं कि वहां ब्राह्मण क्यों नहीं जा रहे हैं, और ब्राह्मण ये सोचते हैं कि क्षत्रिय हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटाने के लिए स्वर्ण आर्मी की जरूरत है। वहां पे कोई भेदभाव नहीं होगा कि आप ब्राह्मण हो, आप राजपूत हो।
आप वैसे हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार वो जगह है जो चाणक्य की धरती कहा जाता है। बिहार वो जगह है जहाँ चाणक्य किसी चंद्रगुप्त मौर्य को उठा करके जो है एक शासक बना देते हैं, घनानंद से नाराज हो जाते हैं। बिहार वो जगह है जहाँ दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बनती है और पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। बिहार वो जगह है जो हर साल जो है सबसे जी ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला जो है क्षेत्र रहा है। बिहार वो है जहाँ से अशोक चक्र ये लिया है। बात बिहार वो जगह है जिसका बहुत कुछ, पहला सत्याग्रह ही वहीं से चला है। बिहार वो जगह है जो सिखों की भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि बहुत बड़ी जुड़ी है। तो बिहार पर जितना बोला जाए वो बहुत कम है। लेकिन बिहार में जी जो आजकल पैदा हो रहे हैं वो दंगे भी सबसे ज्यादा बिहार से ही प्रायोजित, नियोजित, सुयोजित हो रहे हैं। और उसके साथ ही बिहार में राजनेता, लफंगे, सड़क छाप, अगर हम आज के दौर की अगर बात करें तो वो भी लोग बहुत ज्यादा बिहार में जो है अभी इस समय हो रहे हैं। जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि शराब बंदी है, वहीं दूसरी तरफ जो है खुद पुलिस शराब जो है बेचती है। लेकिन मनीष जैसा पत्रकार बंद है, उसके लिए सवर्ण आर्मी ने क्या किया? क्योंकि वो तो बिहार के लिए लगातार जो है सहायता ही कर रहा था, हेल्प कर रहा था। अब उसको किसी एक वीडियो में जो है ला करके फंसा दिया गया। और उसके बाद कितने लोग ऐसे हैं? क्या सवर्णों को उतरना नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के लोग बिहार के किसी एक ऐसे बालक के साथ में नहीं आने चाहिए जो लगातार लड़ाई बिहार की नहीं लड़ रहा था, पूरे देश भर में? वो वह व्यक्ति जो महाराष्ट्र में जाकर के जो है माइक आईडी पकड़ करके रिपोर्टिंग करता है और जगह जगह उसने सरकारों की पोल खोली है। तो ऐसे में तो वो जो है चोटी रखने वाला, तिलक लगाने वाला ब्राह्मण पत्रकार, क्या इनसे सहन नहीं किया गया इन सरकारों से? और इनकलाब की भाषा इतनी बुरी क्यों लगती है? वो तो भगत सिंह की भाषा है। भगत सिंह की फोटो तो बहुत सरकारें लगाती हैं अपने पीछे, लेकिन वही भगत सिंह का जब इनकलाब अगर कोई युवा कर लेता है तो उससे दिक्कत क्या है? मैं आपको बता रहा हूं कि मनीष कश्यप के मैटर में, मनीष कश्यप के साथ हम हमेशा खड़े हैं। स्वर्ण आर्मी पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है और पूरा देश खड़ा है। मैंने, आपने सुना होगा, सासाराम में घेरा हुआ था, प्रदर्शन हुए थे जगह जगह। जब बिहार बंद हम लोगों ने किया था तो पटना में हुआ था, हमारी स्वर्ण आर्मी वहां भी बंद की थी। सासाराम में भी हुआ था, बक्सर में भी हुआ था, आरा में भी हुआ था। सासाराम में चंदन तिवारी जो हमारे संगठन का एक कार्यकर्ता है, उन्होंने वहां पे घेराव किया, बंद किया पूरे दिन। तो कैसे आप कह सकते हैं कि हम मनीष कश्यप के सपोर्ट में नहीं खड़े हुए? मनीष नहीं, कश्यप लेकिन के एक बड़ा आंदोलन हमेशा राष्ट्रीय खड़ी अध्यक्ष है। की तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि देश का बड़ा पत्रकार गया है। केवल छोटे संगठनों की बजाय मुझे लगता है कि बिल्कुल क्या होगा। बिहार विधानसभा का घेराव नहीं होना चाहिए एक पत्रकार के लिए? क्योंकि अगर बड़े सवर्ण की बात की जाए, ठीक सर्वेश पांडे जैसा जज्बा, ठीक सर्वेश जैसा ही बोलता है और लगातार जो है बहुत बड़े स्तर से रहा है। अब उसने जो है एक धमकी क्या दी, और छोटी सी धमकी राजनेताओं को नाक बार गुजर गई। लेकिन उसके साथ साथ में सवर्ण आर्मी के साथ भी जो तमाम हिंदू संगठन है, कुछ मुद्दों पर तो एकजुट हो जाने चाहिए। इन संगठनों को करणी सेना बना रखी है, किसी ने ब्राह्मण सभा बना रखी है। ये सारे संगठन अगर एकजुट होकर के एक साथ अगर उसी मुहिम में लग जाएं, भले ही वो अलग हैं और वो संगठन सब बहुत सारे अलग काम करते हैं, पार्टियां जैसे काम करती हैं, लेकिन कम से कम कुछ मौकों पर तो एकजुट हो जाएं। विपक्षी जो कभी एकजुट नहीं हो रहे थे, जिनके आज तक शादी के बंधन नहीं बने, वो गठबंधन में बंध रहे हैं। तो मोदी जी की वजह से जो गठबंधन में बंध रहे हैं, इस तरह से क्या ये सभाएं, ये संगठन एकजुट नहीं हो सकते किसी बड़े मैटर पर, किसी बड़े मुद्दे पर? सरकार को हिलाने की ताकत नहीं रखते क्या? उनको अपनी ताकत दिखानी नहीं चाहिए? केवल 22% गिन लेने से तो 22% नहीं हो जाता है प्रकाश मिश्रा जी। ये प्रतिशत बटा है टुकड़ों में, ये भी तो स्वीकार करना पड़ेगा। और कुछ उनमें से बिके हुए हैं जी। मैंने आपको क्या बोला पहले ये सुनिए। 22% कहने का मतलब सिर्फ मैंने यूपी का बताया था, एक संख्या। 22% मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम इकट्ठे होंगे तो 22% दिखेंगे। अभी लड़ाई क्या है देश में? अभी लड़ाई देश में ये है 15 और 85 की लड़ाई हो रही है। आपको जानकारी होगी ये बात की कि 15% बनाम 85% की लड़ाई हो रही है। जो भी आता है ब्राह्मणों को गाली देके चला जाता है, जो भी आता है क्षत्रियों को गाली देके चला जा रहा है, जो गाली देता है वही हाईलाइटेड हो जाता है। आज लड़ाई यहाँ पे है, इसलिए मैंने बोला कि 22% है तो 22% को एक होना पड़ेगा, एक मुट्ठी में होना पड़ेगा। अगर हम 22% एक मुश्त हो जाए एक जगह हमारी। आप ये बताइए कि यूपी में ले लीजिए, बिहार में ही ले लीजिए, मैं बिहार से हूं तो बिहार की बात करूंगा। बिहार में ले लीजिए, मांझी कितने परसेंट जनसंख्या का राजनीति करते हैं? एक मुसहर जाति का राजनीति करते हैं। आज उनको स्पेशल राम पे
कम से कम 3-4 बार रामायण पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उसके बाद भी भाजपा उसको रखी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो एक जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम अपने स्वर्ण समाज की प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित तौर पे संसद में भी और राज्यसभा में भी हमारी मांगे को सुनी जाएगी। और इसलिए बोलता हूं कि सबको एक होना पड़ेगा। निंदा कानून पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपने कहा कि रामायण और पुस्तकें जो चलती हैं, प्रकाश मिश्रा जी, ईश निंदा कानून पर क्या कहेंगे? अगर ईश निंदा कानून इस देश के अंदर बन जाए, ईश निंदा का मतलब है कि ईश्वर की कोई निंदा नहीं करेगा, उसके लिए 10 साल 20 साल की सजा होती, जिससे कि कोई रामायण महाभारत कुरान या फिर इस देश के अंदर कोई भी उनका अपना होली बुक, अपना पवित्र ग्रंथ, उनके धर्मों का, किसी भी धर्म का न फाड़ा जाए, न जलाया जाए, न उस पर कोई टिप्पणी की जाए। क्योंकि अगर टिप्पणी होगी और कोई जलाएगा तो उस पर निश्चित तौर पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इस निंदा कानून को लेकर के सवर्ण आर्मी कैसे देखती है और कैसे क्या सोचती है? क्योंकि आज के दौर में ब्राह्मणों को जब आप बात करते हैं तो ब्राह्मणों को, जी ब्राह्मणों को, मैं सवाल कंप्लीट कर लेता हूं, ब्राह्मणों को और देवी देवताओं को गाली देने के लिए स्पेशल 15-20 चैनल बनाए गए हैं, संतों को गाली देने के लिए 2-4 से चैनल बनाए गए हैं, अपने आप को बौद्ध तो कहते हैं, नाम के आगे बौद्ध लगा करके, लेकिन मुझे लगता है कि एक उत्तर प्रदेश की बड़ी आम भाषा है बद्ध, जिसे बैल कहा जाता है। तो वो बौद्ध तो नहीं रह पाए, बद्ध हो गए हैं, बैल हो गए हैं, बैल बुद्धि जिसे कहा जाता है। तो वो बैठ करके भौंकते हैं, तो उनके भौंकने पर प्रतिबंध लगेगा अगर वो ईश निंदा का जरा भी ख्याल करेंगे। तो ईश निंदा के बारे में कैसे आप देखते हैं कि क्या ये लागू नहीं हो जाना चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि मैं किसी टीवी चैनल पे बैठकर और किसी भी तरह का किसी भी जाति पे हमें या धर्म पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि स्वर्ण आर्मी का मूल मंत्र है हम किसी जाति और किसी मजहब पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। जो हमें छेड़ता है हम उसको बर्दाश्त नहीं करते, उस भाषा में उसको जवाब देते हैं। मैंने छेड़ने का नहीं, मेरा सवाल एक सीधा है, ईश निंदा कानून पर आपका क्या विचार है, ईश निंदा के बारे में? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर ऐसा कोई कानून आता है कि किसी मजहब या किसी धर्म के या किसी गीता उपदेश पे या किसी रामायण पे या किसी कुरान पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा तो इसका समर्थन करती है स्वर्ण आर्मी। मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि मांग है कि नहीं है स्वर्ण आर्मी की? आप समर्थन की बात करते हैं, ये तो आएगा ही नहीं कभी, सरकारें तो ला ही नहीं पाएंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्वर्ण आर्मी की क्या ये मांग है कि नहीं ईश निंदा, मतलब जिसमें ब्राह्मण संत या फिर वो तमाम जातियां, उनको गाली गलौज अगर कोई किया जाएगा तो ईश निंदा का कानून ठुकेगा उसके ऊपर? बिल्कुल ये मांग रहेगी हमारी मैनिफेस्टो का ये हिस्सा रहेगी। अभी मेरे मैनिफेस्टो में 3 चीज है। स्वर्ण आयोग का हर जगह गठन हो, आरक्षण आर्थिक स्थिति पे हो, ना कि देखिए आरक्षण में क्या है, लोग कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी नहीं हो। एक हमको बात बताइए आप कि आरक्षण लेने वाला राष्ट्रवादी हो सकता है? जो बंदा 70% लाकर 98% को पीछे करके जॉब कर रहा है वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? और तीसरा हमारा मुद्दा है SC/ST एक्ट में जांच का प्रावधान हो। जब तक जांच नहीं होगा, अभी आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट का डेटा देखा होगा अभी आपने कि 80% फर्जी जो केस होते हैं, 80% जो पैसे के चलते दूसरे के कहने पे लोग जाकर केस करवाते हैं और उनको पैसा मिलता है और वो फर्जी साबित होता है। अभी आपने यूपी का देखा होगा, 3 साल बाद बंदा छूट के आया, प्रदीप मिश्रा 3 साल बाद छूट के आया और उसका फर्जी साबित हुआ उसका केस। जो दलित उस पर केस किया था वही दलित आके बोला सामने से कि मेरे से थाना अधिकारी ने ही बोला था कि इन पे केस करो। तो ऐसी बात नहीं है। इस आपके जो ये है कि किसी भी धर्म ग्रंथ पे, किसी भी जाति पे, किसी मजहब पे टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कानून आता है तो स्वर्ण आर्मी उसके साथ है और अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे आप, ये मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरा, जो बिहार की जो आर्थिक स्थिति आज पिछड़ी हुई है, जब आर्थिक आधार पर आप कहते हैं, आज के दौर में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो खतरनाक आरक्षण क्यों है? मान लीजिए कि कोई जो है आरक्षण के दम पर अध्यापक बन जाता है। अब जब अध्यापक बन गया तो वो तो अनपढ़ है, 33% से पास होकर के बना है, 98 वाला तो है नहीं, 99 वाला नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो वो अब जो 33% वाला जो बना है और वो अपने बच्चे को सैलरी, उसका वेतन 70,000 रुपए आ रहा है, तो वो अपने बच्चे को तो वो पढ़ा रहा है प्राइवेट में
और 33% वाली जो पढ़ाई है वो किस किस को जो है रास आएगी धीरे धीरे, यही एक चिकित्सा और शिक्षा, दो जगह से तो आरक्षण बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, ना आर्थिक आधार पर और ना ही होना चाहिए किसी भी आधार पर। क्योंकि अगर हमें डॉक्टर जो है वो मिल जाएगा कम परसेंट वाला, पता लगे कि वो आर्थिक आधार को देखते हुए बनाया गया, तो वो तो गलत ऑपरेशन कर देगा, मर जाएगा सामने वाला जो है मरीज। अगर योग्यता कम है और काबिलियत कम है, और अगर ऐसा अध्यापक भी अगर किसी विद्यालय को मिल जाता है, पता लगे कि इसकी गरीबी देखते हुए इसे बनाया गया है, तो वो भी बहुत खतरनाक है। बाकी जगहों पर आप रख लीजिए, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा में किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, केवल काबिलियत का होना चाहिए। और उसमें भी कठिन रूल बनाए जाने चाहिए कि अगर कोई पढ़ाई या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट कार्ड या कोई शिकायत आती है तो उसको तत्काल हटाया जाए, निरस्त किया जाए। इतना वेतन नहीं होना चाहिए। अब पता आप कर लें, अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक अध्यापक लगा दिया जाता है और अध्यापक से पूरे साल में सारे काम सरकारी करवाए जाते हैं, तो उनको तो सरकारों ने अपनी आया बना के रखा हुआ है, तो वो कैसे काम जो है कर पाएंगे। और उसकी जगह अगर 70,000 की जगह 4 अध्यापक होंगे तो कम से कम 2-3 तो काम करेंगे। जी मैं आपको बता दूं कि जब तक जुडिशियरी पर राजनीति हावी रहेगा, जब तक जुडिशियरी पे राजनीति हावी रहेगा तब तक यही हाल रहेगा। जब तक राजनीति जातियों में बटा रहेगा तब तक यही हाल रहेगा। बिहार, चाहे बिहार हो या यूपी हो या मणिपुर हो या कोई भी हो, अभी मणिपुर का आपने देखा होगा, जब तक जातीय समीकरण में राजनीति फंसी रहेगी, जब तक जाति से ऊपर उठ के लोग अपने नेता को नहीं चुनेंगे, तब तक यही हाल होगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी। इस जातीय जनगणना में कोड दिया जा रहा था जाति को, आपको भी पता होगा। आप ब्राह्मण है तो आपको ये कोड, आप यादव है तो आपको ये कोड। एक बात बताइए कि जाति में कोड रखना और जाति का राजनीति करना और जाति का जनगणना करना, आप जनगणना क्यों नहीं करते हैं कि कौन भूखा मर रहा है? आप जनगणना आर्थिक स्थिति पे क्यों नहीं करते हैं? ये बंदा गरीब है, आप उसमें क्यों यादव और ब्राह्मण और दलित और मुस्लिम कर रहे हैं? आप जनता को खुश नहीं करना चाहते हैं, आप जनता को बरगलाना जानते हैं, आप जनता से वोट लेना जानते हैं सिर्फ। और जहां ये चीजें आएगी वो राज्य पिछड़ेगा ही, पीछे जाएगा ही। लेकिन जातिगत अगर ये चीजें की जा रही हैं तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि इन सरकारों को कुछ जातिगत अपराधी भी देख लिए जाएं। जातिगत चोर कितने हैं देश में, जातिगत जो है जो चीजें चल रही हैं, बलात्कारी कितने हैं, वो भी जातिगत जो है पूरी तरह से 75 वर्षों का पूरा डेटा निकाला जाए कि आज तक कितने सड़ रहे हैं, उनकी जातियां नहीं होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारी जाति के इतने लोग हैं। और जब कुछ लोग कहते हैं आकर के, ओवैसी जैसे भी पढ़े लिखे, कि इंडिया गेट पर 65,000 मुसलमानों के नाम लिखे, केवल ब्राह्मणों के 700-800 नाम लिखे हैं। आजादी की लड़ाई में लड़े थे। मैंने भी पड़ताल थोड़ी सी की, मैंने कहा देखते हैं भाई, 65,000 नाम लिखे हैं और दलित दूसरे नंबर पे है, चौथे 5वें नंबर पे कहीं आता है सवर्ण। शुक्र है कि 928 थे। इंडिया पे जो नाम लिखे गए थे वो 1947 से पहले लिखे गए थे, और वो जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में जो मारे गए थे लोग, जो भारत के लोग जो उस समय ब्रिटिश के लिए जो काम कर रहे थे, उन लोगों की संख्या लिखी हुई है। तो अब इसे क्या देखा जाए? ओवैसी जैसा बैरिस्टर इस देश को जब बरगलाता है और ये कहता है कि 65,000 इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हैं वो देशभक्त थे, मैं तो कहता हूं कि सारे के सारे आतंकवादी थे जितने नाम लिखे हैं इंडिया गेट, वो तो तोड़ करके पुताई करके दूसरा जो है बनाया जाना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोग हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? हमारे अपने तो फिर कौरव भी थे, हमारे अपने तो फिर रामायण में जो है रावण के भी वंशज अपने थे। जयचंद के लोग भी हमारे अपने हैं। खून से रिश्ते नहीं होते। मुझे लगता है कि जो जैसे कुकर्म करता है उसको वैसी सजा जो है मिलनी चाहिए, उसके लिए वैसा ही प्रावधान होना चाहिए। हम उनको अपना कैसे मान सकते हैं? क्या ये जो चीज बताई जाती है, कम से कम ये शुक्र है कि 1000 लोग ही थे सवर्ण केवल जो है, उसमें 1000 नहीं होने चाहिए, लेकिन इतने तो मिलते ही हैं। बहुसंख्यक वाले देश में 1000 हैं तो शुक्र है, बहुत कम गए। लेकिन 65,000 अगर मिल जाएं इसी देश में तो फिर जरूरत क्या थी? अंग्रेजों को भागने की आवश्यकता ही नहीं थी, उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी। उनको पता था कि यहाँ सब बिकाऊ है, सब बिकते हैं, कोई राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति नहीं है। गदर बनी, आजाद हिंद फौज बनी, 3-3 बार जो है खत्म किया गया, उसको मारा गया। अगर वो लोग अंग्रेजों के साथ काम करते, इनकी सैलरी लेते। अब लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग हुए हैं,
उनकी डिग्री इतनी थी। मैं ये कह रहा हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस एग्जाम पास किया था, उस समय का सबसे कठिन एग्जाम। इतना ही पढ़ा लिखे थे लोग तो कम से कम वो कर लेते, आईसीएस का एग्जाम क्यों पास नहीं कर पाए? डर था कि नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ही वो एग्जाम पास कर पाएंगे। उसके बाद में नेताजी ने पास किया और लात मार दी उसको। वो तो ब्राह्मण नहीं थे, राजपूत नहीं थे, उन्होंने तो कोई मांग नहीं की कि नहीं हमें जातिगत ये चीज चाहिए। वो गए देश के लिए, उन्होंने जो है वो पूरी तैयारी की और अंग्रेजों पर दावा बोल दिया। जातियां लोग देखते गए, आजकल भी तो जातियां बना के रखी जा रही हैं। आजकल कौन सा उनको प्यार और दुलार दिया जा रहा है? जहां एक तरफ ये देखने वाली बात है कि जय भीम और जय भीम, इनको जय हिंद बोलने में शर्म आ रही है। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, भारत माँ को सलाम कर सकते हैं, जय नहीं बोलेंगे तो भैया ये जय मीम कब से बन गया? मीम के आगे जय का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कोई कुरान में, तो ये जय मीम कैसे पैदा हो गया? और फिर जय भीम जो चिल्ला रहे हैं, ये जय तो जयकारे तो केवल सनातनी लगाते हैं, बौद्ध कब से जयकारे लगाने लग गए? मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्या संगठन का नाम उनका, दलित आर्मी, चंद्रशेखर रावण जी, भीम आर्मी। ये दलितों का शुभचिंतक नहीं है, ये चीज दलितों को समझना चाहिए। चंद्रशेखर रावण दलितों का शुभचिंतक नहीं है, वो सिर्फ अपनी शुभचिंतक है। अगर वो दलितों का शुभचिंतक होते तो दिल्ली गए होते, जब कुछ दिन पहले रेप हुआ था, लेकिन वो दिल्ली नहीं जाएंगे। मणिपुर पे बोलेंगे, अगर ब्राह्मण किसी लड़की का रेप हो जाएगा, अगर क्षत्रिय किसी लड़की पे रेप हो जाएगा, अगर यादव किसी लड़की पे रेप हो जाएगा तो वो बोलेंगे, लेकिन दलित पे नहीं बोलेंगे। इसलिए वो दलित का शुभचिंतक उनको मैं नहीं मानता हूँ। ना स्वर्ण आर्मी उनको कोई किसी संगठन का या किसी जाति का या किसी धर्म का उनको शुभचिंतक मानती है। ठीक है, जो बंदा अपने आप पे गोली चलवा सकता है वो अपने जाति का शुभचिंतक हो सकता है कभी? अभी आपने देखा होगा कि स्वर्ण क्या बोलते हैं उनको, चंद्रशेखर रावण पे गोली चली थी। आपने देखा होगा कि गोली आगे से चली और लगी पीठ में और वो बच गए। ये समझने वाले सब समझते हैं जी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं औकात में ला दूंगा लोगों को। किन लोगों की बात हो रही है कि उनको औकात में लाया जाएगा? और क्या ये बार बार जो है ये देश में ये दिखाया जाता है कि नहीं अंग्रेजों की चाकरी करते रहे तमाम, हम ये करते रहे, तो कौन नौकरी करते रहे? ये तो सभी पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है जी। चंद्रशेखर रावण अभी 2017 के इलेक्शन लड़े थे ना यूपी में, उनकी जाति ने बताया ना आपकी औकात कितनी है, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जिनकी जातियां ही नहीं चाहती कि वो एक विधायक का और एक एमपी का सीट जीत सके, और वो प्रधानमंत्री देखने का ख्वाब देखते हैं बनने का। ख्वाब तो वैसी भी देखते हैं, ख्वाब तो वैसी के भाई भी देखता है कि आप 15 मिनट के लिए सेना हटा लो, मैं दिखा दूंगा क्या होगा। ख्वाब देखने को तो मैं भी देख सकता हूँ, कल को मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो ख्वाब की बात छोड़िए, जमीनी स्तर पे देखिए कि किसकी क्या पहचान है। एक नारा दिया गया था उत्तर प्रदेश में बहुत पहले, तिलक तराजू और तलवार जी। मुझे लगता है कि राजनीति में थोड़ा अंदर जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्वर्ण आर्मी पे कोई क्वेश्चन मुझसे करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उस पर भी बात करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरी हर चीज पर है, क्योंकि लोग जब दुखी हैं और लोग जब आएंगे और हर चीज पर है, कोई ऐसा क्वेश्चन करने का प्रयास मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें भी मालूम है। वो बोलते हैं कि संविधान हमने लिखा, लेकिन पुरखों का खून किसका बहा है और क्यों नहीं फांसी चढ़ाया गया है? एक भी दिन जेल नहीं गया है जो व्यक्ति आजादी के लिए, जिसको जहां नौकरी मिल जाती वो वहीं बैठ जाता। कुछ कहते हैं कि ज्ञान पीपल के नीचे प्राप्त होता है, ये तो मानते हैं हम, लेकिन चमत्कार नहीं मानते हैं। गंगा जी में कोई सामान खो जाए वो कठौते में मिल जाएगा, ये वाली बात तो हम मानते हैं, वो हमारे संत हैं, लेकिन बाकी के हम चमत्कार नहीं मानते हैं। क्यों भाई? तो हम उन चीजों पर भी लगातार, हमारे जो है भीम आर्मी से भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और भाग जाते हैं। वजह यही रहती है
जब ज्ञान पीपल के नीचे प्राप्त हो रहा था तो यूनिवर्सिटी नहीं थी क्या देश में? और अगर ज्ञान पीपल के नीचे इतना मिलता है तो फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ने की क्या जरूरत है? सारे के सारे जाओ पीपल के नीचे बैठो, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सामान जब कठौते से निकल जाता है तो कहीं सामान खो जाए, पुलिस स्टेशन क्या जाने की जरूरत है? तो या तो पाखंड, सब पाखंड है, नहीं तो कुछ पाखंड नहीं है। एक चीज पर जो है लोगों को अपना विचार, अपनी राय बनानी पड़ेगी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैठना है शास्त्रार्थ कर लीजिए, हम तो 24 घंटे अवेलेबल हैं, हर चीज को लेकर के चलते हैं और देख लेते हैं आपके पीछे से लेकर के आगे तक कितना आप में दम है। आप अपनी सफाई दे लो, हम अपनी दे लेंगे। लेकिन अब एक नारा दिया गया था, तिलक तराजू और तलवार, अब इनको मारो बाकी बाकी, ठीक है। तो आज के दौर में क्या नया नारा जो है सवर्ण आर्मी उसी चीज को लेकर के बढ़ रही है कि तिलक तराजू और तलवार, मांग रहे हैं अपना अधिकार। जी नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा कोई मतलब घातक हमारी कोई स्लोगन नहीं है। हम जय परशुराम, नहीं, ये तो जय घातक भवानी कहाँ के हुआ? साथ चलते हैं। एक घातक है आप? नहीं, अधिकार मांगना घातक है? क्या बात कर रहे हैं आप? आपके लोगों में भी तिलक तराजू और तलवार 3 चीजें आती हैं, लेकिन मांग रहे अपना अधिकार। ये तीनों चीजें अगर अपना अधिकार, आज ब्राह्मण किस चीज से सताया है? SC ST से खुलेआम। राजपूत किससे सताया है? जितना सवर्ण है वो SC ST से सबसे पहले सताया है, और आरक्षण से। जी, अगर आपने क्वेश्चन किया है तो 2 मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड दीजिए मुझे बोलने के लिए। जी जी। हम ये नहीं कह रहे कि हम अपने अधिकारों को नहीं मांग रहे हैं, हमारे अधिकार है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे ऐसा कोई स्लोगन नहीं है जिससे किसी जाति पर, किसी धर्म पर, किसी मजहब पर उंगली उठ सके। ऐसा कोई स्लोगन नहीं है। हमने तो पहले आपसे बोला कि जो हमारा विरोध करेगा हम उसका विरोध करेंगे। हम किसी को सामने से गाली नहीं देते हैं। आज तक आपने कभी किसी को सर्वेश पांडे को या मेरे को ये नहीं देखा होगा कि मैं किसी जाति पर, किसी मजहब पे या किसी को गाली देता हूँ। जैसे कि एक प्रथा बन चुका है कि कोई भी आता है ब्राह्मणों को गाली दे देता है और हाईलाइटेड हो जाता है, कोई भी आता है क्षत्रिय को गाली देता है और हाईलाइटेड हो जाता है। ऐसा काम हम नहीं करते हैं। हम अपने अधिकार की मांग करते हैं और अपने अधिकार के लिए अगर हमको जान भी देना होगा तो भी हम देंगे, लेकिन उसकी स्थिति वैसा पैदा करेंगे और अपने अधिकार के लिए बेशक लड़ेंगे। अपना अधिकार कोई छोड़ता नहीं है, हम क्यों छोड़ेंगे? ये तो फाइट फॉर राइट ही हुआ ना। कोई दलित फिर जुड़ सकता है क्या सवर्ण आर्मी में? सवाल है मेरा। जुड़ेगा, दलित वर्ग भी जुड़ेगा जब उसको पता चल जाएगा कि आरक्षण किसको मिल रहा है। जब उसको पता जुड़ेगा या है? अभी आपके मैनिफेस्टो में है ऐसा कि दलित जुड़ेगा या नहीं? जी सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जब दलित को पता चल जाएगा कि रामविलास पासवान जैसे लोग ही आरक्षण का फायदा उठाते हैं, जब दलित को ये पता चल जाएगा कि टीना डाबी जैसी लोग ही आरक्षण की फायदा उठाती है, टीना डाबी भी IAS बनती है, उसके भाई भी बनते हैं और उसके पापा भी IAS होते हैं। जिस दिन दलित को ये पता चल जाएगा कि हमको 5 किलो चावल देकर और 50 रुपए देकर झंडा ढोया जाता है और आरक्षण के लिए आरक्षण का फायदा कोई और उठाता है, उस दिन दलित भी आएंगे और दलित भी कहेंगे कि आरक्षण गलत चीज है। नहीं, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे है कि ये क्या है इसमें कि सवर्ण में दलित शामिल हो पाएगा? सदस्य भी हैं आपके, कुछ बहुत सारे सवर्ण तो लड़ रहे हैं ना, दलित बहुत सारे खिलाफ हैं और उन्होंने बनाया हुआ है। वैकेंसी नहीं है अभी स्वर्ण आर्मी में, ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है। हम हमारी बातों से जो सहमत होगा, हम किसी आपका जो फाइट और राइट जो है, वो फाइट फॉर जो राइट है आपकी, वो तो तिलक तराजू और तलवार के लिए ही है ना। सीधा सा तो मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ जी। जो फाइट फॉर राइट, जो आपके अधिकारों की जो लड़ाई है, जो आप लड़ाई भी बता रहे हैं, नहीं मतलब फाइट कर रहे हैं ना आप। मैंने आपको जवाब दिया, अधिकारों होंगे मेरे जवाब को। मैंने जवाब दिया था जी तिलक तराजू पे, मैंने आपको जवाब दिया था। और आपका क्वेश्चन है कि क्या, लेकिन आज तक नहीं। मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है, मेरा दूसरा सवाल था। आप सुन लीजिए, सीधा सवाल यही है कि कुछ दिनों पहले जिस समय मुख्यमंत्री मायावती जी थी तो ऐसा नारा लगाया गया था। क्या ऐसे नारे जो है जब आते हैं तो उनकी माफी के लिए आज तक माफी नहीं मांगी सवर्णों से उस नारे पर? और उसमें मिश्रा, पांडे, तिवारी, बहुत तमाम लोग बसपा में हैं, लेकिन बसपा ने आज तक माफी नहीं मांगी उस कृत्य के लिए, उस चीज के लिए। इतनी बड़ी जो है इतने नारे लगाने के बावजूद भी उन्होंने आज तक कोई माफी नहीं मांगी। आपने क्वेश्चन करा, आंसर सुनिए। माफी ना मांगने की एक कारण है, हमारे समाज के जितने भी नेता होते हैं, हमारे समाज के जो भी जिसको भी हम अपना नेता चुन के भेजते हैं, वो हमारे समाज को
संगठन और पार्टियों में बेच देते हैं। इसका कारण मैं बताता हूं आपको। दिनेश लाल निरहुआ का आपने नाम सुना होगा। जुम्मे 4 दिन उसको सांसद बने हुए हुआ और जाकर अहिर रेजिमेंट के मांग की संसद में। मैं उसका समर्थन करता हूं, वो अपने जाति के लिए लड़ा। लेकिन हमारे रवि किशन, मनोज तिवारी, आपको कई ऐसे नेता, जैसे अभी यूपी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जब ये लोग ही मांग नहीं करेंगे तो विरोधी तो फायदा उठाएगा ही, लाजमी है। जब अपने कोई नहीं बोलेगा तो विरोधी उसका फायदा उठाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि सभी एकजुट आओ, स्वर्ण आर्मी का साथ दो, स्वर्ण आर्मी ज्वाइन करो। जब हमारा समूह होगा, हम किसी नेता से पैरवी नहीं करते हैं, हम किसी मंत्री को फोन नहीं करते हैं कि हमारे वर्ग का एक आदमी दुखी है और उसके साथ ये हुआ है और आप उसमें जाके थाने से बोलिए और एसपी से बोलिए। हम डायरेक्ट संवाद करते हैं एसपी से, हम डायरेक्ट संवाद करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। यही कारण है कि हम पीछे चलते जा रहे हैं कि हमारे नेता जो हम जिसको चुनकर भेजते हैं वो हमको ले जाकर संसद में और किसी पार्टी को बेच देते हैं। और इन नेताओं के लिए क्या किया जा सकता है? इन नेताओं के लिए कोई है आपके उसमें? इन नेताओं को सुधारा जा सकता है? क्योंकि यहाँ से तो भेजे जाते हैं जिस काम के लिए, वो तो काम नहीं करते हैं, कभी सदन में एक आवाज नहीं उठाते हैं, मौन बने रहते हैं 5 साल तक, और फिर कहते हैं कि साहब इस बार जितवाओ, इस बार तो हम पक्का कुछ ना कुछ करेंगे। उनके लिए भी कोई आपकी तरफ से है कि आप बिल्कुल है, विशेष पार्टी की तरफ भी सवर्ण आयोग झुकेगा? जी, आपकी सवर्ण आर्मी। बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, किसी पार्टी से स्वर्ण आर्मी का कोई मतलब नहीं है, किसी पार्टी से स्वर्ण आर्मी का कोई मतलब नहीं है, और स्वर्ण आर्मी किसी पार्टी को समर्थन नहीं देने जा रही है। जो हमारी मैनिफेस्टो पे काम करेगा, जो हमारी 3 मांगे हैं मैनिफेस्टो में, स्वर्ण आयोग का गठन, आरक्षण आर्थिक स्थिति पे हो, SC/ST एक्ट में जांच का प्रावधान हो, अगर ये कोई मानता है तो हम उसका साथ दे सकते हैं। पहले ये लिखित रूप में हमको दे दे कि हम ये तीनों चीज हम हटा देंगे, सरकार बनते बनते हम उसको साथ दे देंगे, उसका सरकार बनवा देंगे। लेकिन हम अपने फायदा के लिए अपने समाज को नहीं बेच सकते हैं किसी पार्टी को, जो कि हमारे समाज के कुछ ऐसे नेता हैं जो कर रहे हैं, जिसको हम चुनकर भेजते हैं, वो हमारे समाज को ले जाकर बेच देते हैं और 5 साल वो अपने जेबें भरते हैं सिर्फ। लेकिन जो बड़े बड़े संगठन हैं जिनके पास बहुत ही अभी विशाल सेनाएं हैं, सवर्ण उनमें जुड़े हैं, अलग अलग लोगों ने जातियों में बांट रखे हैं, कुछ ने इकट्ठे भी बनाए हैं हिंदू संगठनों के नाम पर भी और तमाम संगठनों के नाम पर। तो ऐसे में जो लोग बटे हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल है। कोई तो अपनी ब्राह्मण सभा लेकर के जो है सपा में शामिल हो गया है, कोई बसपा में शामिल हो गया है, किसी ने अपनी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा बना ली तो कांग्रेस में शामिल हो गया है, कोई गोद में बैठा है बीजेपी के। तो अन्य अलग अलग जो है किसी न किसी की गोद में तो बैठे हैं बड़े संगठन बनते ही, और इनके हाव भाव भी बहुत बिगड़ जाते हैं। फिर ये जो है उनकी संख्या के दम पर जो है ये अपने काम करवाते हैं, अपने चाहे वो अनैतिक हो, अवैध हो, हर तरीके के जो है संगठन बना करके करते हैं। तो ऐसे में कैसे जो है लगातार 75 सालों से, क्या मुझे लगता है कि दोहन हो ही रहा है लगातार, कई 100 सालों से संगठन बनाए गए, फिर इनके नाम पर जो है वो लूट खसोट जो चलती है उसको कैसे बंद किया जा सकता है? कैसे विश्वास करें लोग कि फिर एक संगठन आएगा, एक उम्मीद के साथ खड़ा होता है केजरीवाल की तरह और बोलता है कि मैं ईमानदार हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि इनके तो जितने साथ में हैं वो सारे के सारे जेल में इस समय जो है सड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको कैसे विश्वास करें? क्या ऐसी पहचान होनी चाहिए किसी एक संगठन की कि उस पर विश्वास जो है किया जा सके? जी, मेरा सबसे पहले कहना है, जब सबसे पहले आपका क्वेश्चन हुआ कि जितने भी बड़ी संगठनें हैं क्या उनसे बात की जाएगी, तो बिल्कुल बात की जाएगी कि आप स्वर्ण आर्मी का साथ दीजिए। और दूसरी जो क्वेश्चन है कि कैसे विश्वास होगा आदमी को ये संगठन अपने समाज को बेचेगा नहीं, तो इसका मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। स्वर्ण आर्मी आज के डेट में जो आप बात कर रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी संगठन है, स्वर्ण आर्मी अभी हमारे किसी राज्य तक सीमित संगठन नहीं है। आप जम्मू कश्मीर से उत्तर पूर्व भारत तक स्वर्ण आर्मी चारों तरफ फैली हुई है, इसलिए हमारी संगठन को कमजोर ना समझे। हमारी संगठन भी एक अच्छी फ्लो में चल रही है और आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में आप देखिएगा कि देश स्तरीय हमारी संगठन उभरेगी और उभर भी रही है। आपने देखा होगा कोई एक रात नहीं, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत तक हम है। और दूसरी क्वेश्चन की क्यों
आप पे कोई विश्वास करेगा। तो विश्वास करने का मूल कारण ये है कि हम कभी किसी से अपने समाज का कोई क्या बोलते हैं उसको, अपने समाज का बेचने का काम नहीं करते हैं, अपने समाज का किसी से पैरवी लेने, किसी नेता से पैरवी नहीं करवाते हैं। हम डायरेक्ट डीएसपी, एसपी, अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक बक्सर में कोपोवा गांव में एक घटना घटा था, हमारे यहाँ, हमारे पास में ही है, 10 किलोमीटर आगे है। एक घटना घटा था थाने में, उनका नाम था पिंटू सिंह का पिताजी थे वो, पिंटू सिंह जी का, उनके पिताजी ने फांसी लगा लिए थे। मैं वहां पे गया था और वहां पे धरना भी दिया था, और जुनैद आलम हमारे थाना प्रभारी थे। थाना प्रभारी को जवाब देना पड़ा, इस पे सस्पेंड भी हुए। हालांकि सस्पेंड उनका राजनीतिक संगठन में जो अभी हाल की जो सरकार है उसमें उनका अच्छा पैरवी है, इसके चलते अपने वो करके और बीआरएस ले लिए। लेकिन मैं उनको छोड़ा नहीं था, उनकी हालत खराब कर दिया था, और किसी नेता से पैरवी लेने नहीं गया था। ये नहीं किया था कि हमारे जो सांसद है सुनील चौबे, उनको मैं फोन कर लूं कि साहब ऐसा ऐसा घटना हुआ है हमारे समाज के, हमारे संगठन के, और हमारे समाज से घर के लोगों के साथ आप मेरा साथ दीजिए। ऐसा मैं किसी से कहने नहीं गया था। इसीलिए विश्वास एक और सवाल है जो बहुत ज्यादा दिक्कत भी करता है, और समाज में शायद ये सवाल हर बार छूट भी जाता है मुझसे भी। परीक्षाएं जब चलती हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं। जो ब्राह्मण बच्चे, उनके जनेऊ भी उतरवाए गए कई बार, और उस पर आज तक कोई फैसले नहीं आए, ना कोई संगठन आगे खड़ा होता है उनके लिए। और ऐसी घटनाएं कई तमाम वीडियो आपको जो है मिल जाएंगे। वो सारे स्कूल बाकायदा चलते हैं, तो ऐसे शिक्षण संस्थानों पर, उनके ऐसे अध्यापकों पर क्या फिर उनकी जातियां पूछ करके क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और उनके लिए क्या प्रावधान है? क्योंकि मैं फिर वही आता हूँ कि जब ईस्ट निंदा की बात आती है तो उसमें तमाम चीजें जो है बैठ करके हालों मैनिफेस्टो में 3 नहीं है, पहला होना चाहिए। जो सम्मान नहीं है तो फिर इनका क्या करेंगे? नौकरी तो रोटी कमा लेंगे, खा लेंगे, वो तो किसी भी धर्म में जाके भी व्यक्ति कन्वर्ट होकर के भी खा सकता है, कमा सकता है। नौकरी नहीं लगी तो मजदूरी कर सकता है। लेकिन अगर सम्मान चला गया, स्वाभिमान चला गया, तो बचा क्या उसके पास? तो सम्मान और स्वाभिमान पर आप क्या कहेंगे कि जहाँ ये सरकारें जो है, अभी योगी सरकार में भी ऐसा हुआ है, तिलक पहुंचे गए हैं, मंगलसूत्र उतारे गए हैं। अभी तक तो अखिलेश की सरकार होती थी तो बड़े कटाक्ष होते थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब मतलब रफा दफा एकदम। तो योगी जी तक नहीं पहुंचा होगा ये मामला, जब पूरी दुनिया में पता चल गया है। इंटेलिजेंस को नहीं पता चला होगा इनको कि हमारे सनातन का कितना बड़ा अपमान हो रहा है। तो फिर तो ऐसे कोई पीछे बम लगा करके चला जाए, अगर खुलेआम वीडियो भी अगर ना पहुंच पाए गवर्नमेंट तक और उनकी इंटेलिजेंस तक, तो फिर जो चुपके से काम किए जाते हैं उन पर तो फिर पूरा बनता है कि कैसे पता करेगा इंटेलिजेंस इनका। जी, फिर तो बहुत बड़ा फेलियर है। जी, मैं आपको यूपी पे क्या जवाब दूं, मैं आपको उत्तर प्रदेश पे क्या जवाब दूं? मैं जवाब देना चाहता हूं बिहार पे, और आप ही के क्वेश्चन का ही जवाब है। जो पार्टी मैनिफेस्टो में अपने 70 सालों से ये रखती है कि हम आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ और सरकार के अप्रोच के साथ वो चीज हुआ, लेकिन उसी राम पर जीतन राम मांझी आकर बोलते हैं कि राम भगवान नहीं है। बोलते हैं ना जीतन राम मांझी, आज उठा के देख लीजिए, जीतन राम मांझी उन्हीं के साथ है, भाजपा पार्टी के साथ ही है। अभी जो 23 तारीख को जो मीटिंग हुआ था एनडीए का, उस एनडीए की मीटिंग में जीतन राम मांझी गए हुए थे। तो आप पार्टियों को छोड़िए, ये पार्टियां किसी मुद्दा को उठाती जरूर है, लेकिन उस मुद्दे को साथ जाती नहीं है, सिर्फ वोट लेना जानती है। जब वोट मिल गया उसके बाद कुछ नहीं होता है। अपनी जेबें भरना जानती है पार्टियां। स्वर्ण आर्मी अपना जेब नहीं भरती है। स्वर्ण आर्मी कभी किसी खुले मंच पे आके या किसी टीवी चैनल पे आके या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके किसी से 1 रुपया चंदा नहीं मांगा है। नहीं, पैसा मांगने का मैंने प्रश्न ही नहीं किया, मैंने तो प्रश्न ये किया सिंपल सा था, स्वाभिमान और सम्मान नहीं, उस पर आपकी क्या कार्रवाई है और आप क्या करेंगे आने वाले समय में जो ऐसा सरकारें करती है? मेरा सवाल आपने पूछा सम्मान के लिए कैसे होगी। मैं पार्टियों के बारे में बात बता रहा हूँ। जो आपने बोला कि जनेऊ तोड़ दिए जाते हैं, आज भी यूपी में तोड़ दिए जाते हैं, तो ये पार्टियां कुछ नहीं करने वाली है। कितने भी जनेऊ टूटेंगे, कितने भी अभद्र टिप्पणियां होगी, सीता माता पे टिप्पणियां होगी, काली माता पे टिप्पणियां होगी, कुछ नहीं होने वाला। ये पार्टियां कुछ नहीं करने वाली। यहाँ 15 और 85 की लड़ाई है। 85% नाखुश नहीं होना चाहिए। 15% अगर नाखुश भी हो गया तो उनको पता है
कि 15% में 2-2% करके बटे हुए हैं ये लोग। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, जो अपमान भारतीय जनता पार्टी का जो बोर्ड है केंद्र में, सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी के ही लोगों का जो है इस समय फिल्म केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड है जो पास करता है, फिल्में जो है पास करवा रहा है, सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड में अभी एक फिल्म जो है आई है, फॉरेन की है, और वो शायद जो है पहुंच गई है सिनेमा हॉल में, पीछे सेक्स हो रहा है और उसके बैकग्राउंड में जो है गीता के श्लोक बज रहे हैं। इतनी बड़ी चूक में वो भी है अपने अग्निहोत्री जी भी 12 सदस्यीय बोर्ड में, उस पर भी डिबेट जो है करेंगे, सवाल तो लेंगे, पूछना तो पड़ेगा। भाजपा के सेंसर बोर्ड में, आरएसएस के सेंसर बोर्ड में इतने बड़े बड़े ब्राह्मण जिन्होंने वो बोलते बना दिया, क्या नाम है, कश्मीर फाइल्स बनाई, अभी और भी फाइल्स ला रहे हैं, ऐसे 10 सदस्य बने रहे और इन्होंने फिल्म पास कर दी। उनको दिखाने की क्या चल रहा है और उसके पीछे क्या क्या जो है वो गाने गीत जो है बजाए जा रहे हैं या फिर गीता के श्लोक जो है पढ़े जा रहे हैं, और वो फिल्म यहाँ आकर के पास हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे? सेंसर बोर्ड हर बार जो है गलतियां करता रहा, 2014 से लेकर के अभी तक जितना सिनेमा ने नुकसान किया है, तिलक का हो या फिर तलवार का हो, किसी का भी हो, वो लगातार जो है अपमान कर रहे हैं और भाजपा फिल्में पास कर रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आप तो कांग्रेस का कोई है नहीं, फिल्में पास कर रही है तो भाजपा पैसे लेकर के कर रही है, कैसे कर रही है? नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन क्या मांगे नहीं होनी चाहिए जी? नहीं, यहाँ पे आप गलत हैं। ये सेंसर बोर्ड पास करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टियों को और संगठनों को पता नहीं है और हमारे राजनेताओं को पता नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट के अंदर है ना, मोदी जी का ही सेंसर बोर्ड है या राहुल गांधी का है? आप बता दीजिए ना दोनों में से जी। आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर भी सुन लीजिए, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए जी। मेरे कहने का ये मतलब है कि सरकार को पता है ये चीज होने वाली है, और जब तक ये चीज होगी नहीं तब तक 85% खुश नहीं होंगे। ये तो लड़वाया जाता है हम लोगों को। किसी देवी देवता पे टिप्पणी करवाया जाता है, आके ठाकुर आके बोलेंगे, उनको वो गाली देंगे, 15% वाले खुश, 85% वाले को खुश करना है, उनका वोट लेना है। यहाँ पे राजनीति किसी धर्म पे थोड़ी होती है, यहाँ पे राजनीति विकास के लिए थोड़ी किया जाता है, यहाँ पे राजनीति सिर्फ अपनी सत्ता हथियाने के लिए किया जाता है। राजनीति के प्रारूप को चेंज करना है, और जो चेंजिंग में आएगा उसका स्वागत है। लेकिन ये तो असंवैधानिक हुआ। संविधान की अगर हम बात करें तो ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक हुआ। मैंने आपको जो आपने बोला कि यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही है, मैंने इसीलिए बोला कि हम कोई इच्छा और लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं कि हमको राजा बनना है, हमको BMW में घूमना है। हम सिनेमा पर सवर्ण आर्मी का क्या कहना है? क्योंकि सिनेमा और साहित्य दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को, जो हमारे समाज को एक सभ्य भी बना सकती हैं और एक अश्लील भी बना सकती हैं। सिनेमा और साहित्य वो हैं जो लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। उसको लेकर के सवर्ण आर्मी कैसे देखते हैं? क्योंकि हर एक बड़ी चीज को पकड़ करके अगर कोई संगठन चल रहा है और उस पर उसकी नजर है, तब तो वो संगठन सक्षम है, मैं मानता हूं। अगर बोल दिया कि नहीं इस वाली चीज से हमें मतलब नहीं, और उससे पता लगे कि 70% लोग जो है उससे आकर्षित हो रहे हो या प्रभाव पड़ रहा हो, तो बड़ी चीज को छोड़ना भी या उसको छोटा समझना भी मुझे लगता है कि नजरअंदाज करना भी गलत होगा। तो सिनेमा को लेकर के, साहित्य को लेकर के आप कैसे देखते हैं? सवर्ण आर्मी इसका घोर निंदा करती है और घोर विरोध करती है। सिनेमा में ऐसी कभी इस तरीका का कुकृत्य कभी नहीं होना चाहिए। जी। थोड़ी सी नहीं, पूरी कहते हैं उसको, थोड़ी सी कैसे कहेंगे? अभी जो आई थी मूवी, क्या नाम था उसका, रामायण पे जो बनी थी, आदिशक्ति, क्या था, ऐसा ही कुछ नाम था, आदिपुरुष। हाँ, इसका स्वर्ण आर्मी ने जगह जगह विरोध किया। आप देखिए सोशल मीडिया पे जगह जगह ही नहीं, सिनेमा हॉल में जाके विरोध किए हम लोग। लेकिन उसमें तो ब्राह्मणों ने ही, जो सबसे बड़े माने जाते हैं, शुक्ला जी ने ही डायलॉग लिखे। शुक्ला जी ने विरोध तक नहीं किया एक बार भी। मनोज मुंतशिर शुक्ला जी ने ही जो है कहीं ना कहीं ये नाम और संस्कृति डुबोने का काम किया है। उनको मालूम नहीं था क्या? उन्होंने देखे नहीं सीन्स? पूरी फिल्म देखी बैठ करके। बिल्कुल हम मानते हैं कि मनोज मुंतशिर जी का गलती था,
और उनको इसके लिए हम क्षमा नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या मनोज जी ने ही सारी लाइनें लिखी थी टोटल? उसमें और बिल्कुल कोई नहीं लिखा? लिखे थे, लेकिन एक व्यक्ति अगर स्वाभिमानी है तो लात मार देगा ऐसी चीज को और कहेगा कि मैं निकल गया इसी क्षण। जिस समय भगवान राम नीचे देखते हैं और वो माता सीता ऊपर जो है उड़ा के ले जाता है, तो उसी क्षण छोड़ देना चाहिए था। मुझे लगता है मनोज मुंतशिर फल का उनको मिला कुछ है। अलग ही जो है इमेज होता है अगर वो ऐसा करते, ऐसा कदम उठाते। मुंतशिर जी को उसका सजा मिला है, उनको मिला उसकी सजा। तरह तरह की जी। बातें सुनने को मिला। मैं तो ये सुना था कि 2 दिन वो डिप्रेशन में थे। हम उनका पक्ष जी। नहीं ले रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनकी गलती है, लेकिन हम किसी एक आदमी को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। जी। अपनी जातियों के जब लोग अगर गलतियां कर रहे हैं और जिससे कि अन्य लोगों को बढ़ावा मिलता है, चाहे मनुस्मृति की बात हो 25 दिसंबर 1927 को जो जलाई गई, तो इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि 3 ब्राह्मणों ने जलाई थी, बाबा साहब का तो नाम आ गया। ठीक है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो उस समाज का है वो उसी समाज का सबसे पहले हटता है, और केवल ब्राह्मणों में ही ऐसा है। आज तक चाहे जो मूवमेंट चला हो किसी का भी, चाहे वो बौद्ध धर्म में पहले बौद्ध बनने वाले हो ब्राह्मण हो, या फिर वो सिख धर्म में हो, या फिर अन्य जगहों पर हो, और चाहे कहीं आग लगाने की बात हो या फिर जलाने की हो, कोई भी बात हो, आपको दोनों तरफ मिलेंगे। एक तरफ भले ही सहयोग में खड़े हैं, लेकिन विरोध में आपको ब्राह्मण ही मिलेगा हर जगह। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि हर पार्टी में और हर तरह से इतना बेइज्जत किया जाता है, इतना सारा कुछ किया जाता है, लेकिन उस समाज के लिए एक शब्द नहीं फूटता इनके मुंह से। जी। बिल्कुल मैं गलत करने वालों का कभी साथ नहीं दूंगा, ये जानकर कि वो मेरे समाज का है। सबसे पहली बात, जी। मैं गलत करने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा, ये जानकर कि वो मेरे समाज का है। ये मेरी बात है और मेरे स्वर्ण आर्मी की बात है। अगर मेरे समाज में कोई आदमी ऐसा कुकृत्य करता है तो उसका भी हम विरोध करेंगे। और आपका क्या सवाल था दूसरा? जी। जो लगातार बात होती है सदन में, हर लोग अपनी जातियों की, जैसे आपने कहा था कि आहिर रेजिमेंट की बात होती है, आहिर रेजिमेंट की तो बात उठाई गई, लेकिन अन्य लोगों ने अन्य रेजिमेंट पर बात नहीं की। रेजिमेंट पुनर्जीवित की जा सकती है, बनाई नहीं जा सकती है। ब्राह्मण रेजिमेंट 1 साल के लिए बनाई गई थी और उसको खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, और ये कहा था कि ये लोग जो है अंग्रेजों के गुलाम नहीं बन सकते, इनको चाहे जितनी कसम खिला दो, ये राष्ट्र के प्रति ही मरेंगे और जिएंगे। ये ब्राह्मणों के लिए कहा गया था, और उनको सेना में उनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, पश्चिम बंगाल से लेकर के मेरठ तक। ये भर्ती नहीं होंगे, इनको जो है सैनिक नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इनको हथियार चलाना अगर सिखाएंगे तो यामी को जो है ले डालेंगे, यामी को खत्म करेंगे, ये कहा गया था। बैन कर दिया गया उसको, आज तक प्रतिबंध है। ब्राह्मण आर्मी को क्या जो है, जो ब्राह्मण रेजिमेंट है, क्या उसको पुनर्जीवित करने की मांग नहीं उठ सकती? और अगर कोई ब्राह्मण नहीं भी उठा रहा है, मैं कह रहा हूं क्षत्रियों का बड़ा एक राजधर्म है जो उनको बोलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण चाहे वो अस्वस्थ, उन्होंने लड़ाई तो लड़ी है कंधे से कंधा मिला करके। राजपूतों को केवल शास्त्र चलाना ही नहीं सिखाया, उनके साथ भी तो कंधे से कंधा मिला के चले हैं। तो बहुत सारे तो क्षत्रिय सांसद और विधायक भी हैं, वो अपने सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि ब्राह्मण रेजिमेंट भी पुनर्जीवित हो, जबकि भाजपा का जो है एक व्यक्ति वही बात दोहरा रहा है। जी भैया निकाल कर दे दी भैया। देखिए, ब्राह्मण रेजिमेंट का मांग करना कितना सही है कितना गलत है नहीं है, इस पे मैं नहीं जाना गलत क्या चाहता। है, मुझे तो आप ये बताइए ना, गलत क्या है? नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, उस पे आ रहा हूँ। मेरी बात आप सुनते नहीं, बीच में काट देते हैं। मैंने ये बोला था कि 4 दिन का जुम्मा चुने हुआ सांसद जाकर संसद में अहिर रेजिमेंट की बात करता है, ठीक है, करना भी चाहिए, उससे कोई एतराज नहीं है। हमारे जो समाज से चुने गए हैं नेता जो संसद में गए हैं, मैंने 3-4 का नाम आपको दिखाया, वो आज तक क्या मांग किए? क्यों नहीं वो ब्राह्मण रेजिमेंट का बात मांग किया आज तक? हमारे मांग करने से ने लिखा है, उनको कोई पत्र लिखा है ऐसा ऑफिशियल है आपके पास कि आपने उनसे मांग की हो? जी सुनिए, अगर हमारे मांग करने से ब्राह्मण रेजिमेंट दोबारा बनती है, जैसा कि आपने कहा, हाँ या ना, मांग करने से कुछ होता है फिर तो आप घर में बैठ जाइए। नहीं, अगर आप कहते हैं मांग करने से कुछ नहीं होता, तो फिर लिखित में पत्र, ये क्या कोई लव लेटर तो है नहीं, पत्राचार जो होता है वो एक हमारे पास एक एविडेंस के तौर पर रहता है कि हमने ये पत्र लिखा 2020 में, 2021 में प्रधानमंत्री को भेजा है ज्ञापन।
इनको ये भेजा, तो ये कोई प्रेम पत्र नहीं है जिनको फाड़ के फेंक दिया जाएगा, ये बाकायदा आधिकारिक तरीका है एक संस्थान और सरकार के बीच में। तो इस तरह से जब आप बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप बिहार के प्रभारी हैं और आपको बात बिल्कुल गंभीरता से करनी चाहिए कि आपने पत्र क्यों नहीं लिखा, एक सांसद को, एक विधायक को तो लिखा होता। अरे आप ही बोलिएगा, मुझे भी बोलने दीजिएगा। नहीं बिल्कुल, मैं तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ आपको जी। नहीं सुनिए, आप नहीं सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बीच में काट के एक चीज आप पकड़ ले रहे हैं। सुन रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप गलत बात करते हैं तो कैसे मैं बर्दाश्त करूं? आप गलत बात जब करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं पत्र लिखने से क्या होता है, तो फिर सवर्ण आर्मी बनी क्यों? पत्र लिखने से क्या होता है? ये तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अलग हट करके है। आपको ये बोलना चाहिए था कि अभी तक नहीं लिखा है तो आगे लिखेंगे, तो मैं समझ भी सकता था जी। मेरी बात तो सुनिए कि आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, आप ही समझिएगा। मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप गलत बात अगर करेंगे तो नहीं मौका मैं दूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरा मौका दे रहा हूँ। आज अभी 8 मिनट बचे हैं, पूरा आप 8 मिनट आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कोई ऐसी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं जिसमें आपको खुद नहीं लग रहा है कि आप गलत बात आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं पत्राचार से क्या होता है जी, बोलिए। मैंने कब बोला कि ब्राह्मण रेजिमेंट की मांग नहीं होनी चाहिए? मैंने कब बोला कि ब्राह्मण रेजिमेंट की बात मांग नहीं होनी चाहिए? मैंने तो सवाल आपसे किया कि आपने की कि नहीं। मैंने कब बोला कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए आप। आपने की या नहीं? मैंने जो बोला वो सुनिए। मैंने ये बोला कि हमारे समाज के जो सांसद चुनकर गए हुए हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, एक बार उनको मांग करना चाहिए। वो नहीं कर रहे, ये दुर्भाग्य है। आपने मांग की, आपने पत्राचार किया उनसे? हम मांगेंगे। हमने पहले ही बोला आपसे कि हम किसी नेता से पैरवी नहीं करते हैं। हम अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं। हमारी संगठन मजबूत होगी, हम सारी मांगे सदन के पटल पे रखेंगे और निश्चित तौर पे रखेंगे, डंके की चोट पे रखेंगे। तो आप मेरी बातों को गलत एंगल मत दीजिए। नहीं, गलत एंगल नहीं। जब आप बात करते हैं कि उन्होंने एयर रेजिमेंट की रखी, क्या पता उनको किसी संगठन ने मांग रखी हो, निजी तौर पर उनको पत्र भेजा हो कि आप जो है आप रखिए सांसद महोदय हमारी जो है इस मांग को, उन्होंने मान लिया हो। अगर कोई संगठन अगर उस मांग को रखेगा ही नहीं, पत्राचार के माध्यम से नहीं भेजेगा, तो कैसे पता चलेगा एक सांसद को कि हमको क्या बोलना है? जब कई पत्र जाते हैं और लोगों की जब मांग होती है, कोई ऐसी मांग जो शायद उनके दिमाग में ना आए, लेकिन ये संगठनों का काम है कि उनको सुझावित करना, उनको सुझाव देना कि आप इस पर बोलिए, आपका काम है और हम लोग आपके साथ में हैं। तो उनको शायद आप किस तरीके से वो स्टडी करेंगे फिर बोलेंगे। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि वो करते हैं तो मैं साथ में हूं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप संगठन है, आपका काम जिम्मेदारी से बनता है कि हमने अभी तक अगर नहीं किया तो हम आगे करेंगे इसको। हम उनसे जवाब पूछेंगे, पहले तो ये बोलेंगे कि आप करिए इसको, नहीं करते हैं तो जवाब पूछेंगे, बताएंगे कि हमने इतने लोगों से हमने बोला और नहीं काम हुआ जी। रिपीट कीजिएगा थोड़ा सवाल एक बार, आवाज आपकी शायद आप तक आवाज जो है, अच्छा जी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। इस देश के अंदर जितने भी सांसद हैं और जितने विधायक हैं, जो भी मांगे हैं, अगर उनको लिखित में भेजा जाए तभी आता है कि सवर्ण आर्मी ने इनको पत्र लिखा। उस पर डिबेट चलता है, उस पर लोग जो है बयानबाजी शुरू होती है और तब जाकर के पता चलता है कि इस संगठन ने अपनी तरफ से मांग रखी है और उसका ये कहना है। आगे आने वाले सांसद विधायक क्या करते हैं, उनको अगर आप सूचित करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपने इस नंबर वोट लिया है, तो आपको ये करना चाहिए। वो एक संगठन जो है उनको जब बताता है तो वो आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर संगठन उनको भेजेगा ही नहीं, किसी मामले को लिखित अगर उनको नहीं बोलेगा, तो वो कैसे करेंगे? इस निंदा पर आज तक मुझे नहीं लगता है कितने लोगों ने पत्र लिखे हैं। मैंने बहुत सारे संगठनों से पूछा, इसकी निंदा हो रही है, हजारों सालों से तो किताबें चल रही हैं। अभी आपको पता होगा कि यूपी में जो नौकरी में भर्ती में दलितों को 28 बरस तक का उम्र दिया गया है और सवर्णों को 22 बरस तक का दिया गया है। उसमें हम हर जिले के हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ज्ञापन दे रहे हैं ना, ज्ञापन। ये ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, तो हम वहां भी ज्ञापन देते हैं, हम वहां भी पत्र लिखते हैं, हम सब कुछ करते हैं। सारे पत्ते खोलेंगे, क्यों आप वो कर रहे हैं? हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल यही उम्मीद भी है आपसे, आपके संगठन से उम्मीद भी यही है कि आने वाले समय में अच्छा काम करेगी। नया संगठन है और नई विचारधारा और नए
जोश के साथ में आप बढ़ रहे हैं, मैं लगातार देख भी रहा हूँ और मेरी शुभकामनाएं भी हैं हमारे चैनल की तरफ से, वो हमारी तरफ से भी, कि आप और आगे जो है बढ़े और जो उद्देश्य हैं उनको आप और जो है पूरा करें, जिम्मेदारियों को और गंभीरता से समझें और जो है जो चीजें रह गई हैं उनमें हमारा जहां तक सहयोग रहेगा वो हम भी जो है लगातार करेंगे। क्योंकि आज के दौर में जब चीजें बट रही हैं, चीजें हट रही हैं, तो उनमें हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं पीछे हट सकते। हमारा काम है कि हम अपनी जातियों को भी देखेंगे, अपने धर्म को भी देखेंगे और राष्ट्र को भी देखेंगे। तीनों को हमें देखना है। केवल राष्ट्र लेकर के चलेंगे तो हम कोई फौजी या सैनिक तो है नहीं, हम सैनिक हैं, मीडिया में हैं और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हर जाति हर धर्म का अगर कहीं कोई शोषण हो रहा है जाति के नाम पर, तो जाति के नाम पर आवाज उठाएंगे। धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है तो धर्म के नाम पर उठाएंगे। और अगर कहीं किसी का कानून के नाम पर शोषण हो रहा है तो कानून के नाम पर भी हम जो है आवाज उठाएंगे। क्योंकि हम उन पत्रकारों में से नहीं है जो बोलने से घबराएं या फिर सवाल पूछने से घबराएं। कि नहीं हमारी जाति का है तो हम सवाल नहीं करेंगे, या फिर हमारी जाति का है और शोषण हो रहा है और हम उठाएंगे नहीं। इससे जो है हमें लगता है कि सरकार हमारे खिलाफ हो जाएगी या फिर हमारे खिलाफ जो है बस बहुत सारे लोग ये सोचने लगेंगे पत्रकार हैं इनकी तो विचारधारा वैसी होनी चाहिए। तो पत्रकार है, विचारधारा होनी चाहिए। पत्रकार भी तो इंसान है। पत्रकार किसी भी शोषण करने वाले का साथ नहीं दे सकता। जो शोषित है उसके साथ में खड़े होने की आज जरूरत है। और मुझे लगता है कि उस जाति का नाम लेने में दिक्कत क्या है। भीमराव अम्बेडकर जब दलित जातियों को जो है शूद्र और ये सब बताते थे शोषित, तो उनको जब कोई दिक्कत और शर्म नहीं थी। तो आज जब शोषण ब्राह्मणों का, राजपूतों का और वैश्यों का अगर हो रहा है, सवर्णों का हो रहा है, तो उनके साथ में खड़े होने में समस्या और दिक्कत क्या है। कुछ तो पत्रकार, कुछ लोग तो ऐसे हों जो इधर भी खड़े हों। रवीश कुमार पांडे जैसे अगर पत्रकार जो है दलित और वंचितों के साथ खड़े होते हैं, तो मुझे लगता है कुछ दलित पत्रकारों को भी ब्राह्मणों के साथ खड़े हो जाना चाहिए। तो समानता की बात। और सारे मुस्लिम भाई पत्रकारों को भी आमंत्रित हमेशा मैं करता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम पत्रकार हैं उधर है, हमारे बहुत सारे ब्राह्मण भाई मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। तो बहुत सारे, कुछ तो मुसलमान पत्रकार, कुछ दलित पत्रकार, कुछ तो कब्जे के एक्टिविस्ट इधर आए हैं जो ब्राह्मणों शोषितों की भी आवाज उठाए। वो भी तो आज उसका शोषण हो रहा है। तो मैं हर मंच पर हमेशा ये आवाज उठाता हूँ, स्वागत भी करता हूँ कि आए, प्रतिनिधित्व करें और कुछ अपनी अलग जो है पहचान यहाँ पर दे करके जाएं। तो आप और कुछ कहना चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से, आप अपील कर सकते हैं सवर्णों से भी, क्योंकि समय अब बिल्कुल समाप्त है। 1 मिनट का समय आपके पास। जी जी मिश्रा जी, कोई अपील करना चाहते हैं आप, कोई बात आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप स्वर्ण आर्मी के स्वर्ण के हर मुद्दों पे लड़ेगी और रोड से लेकर संसद तक लड़ेगी, इसका वादा है। निश्चित तौर पे लड़ेगी और सभी स्वर्णों को एकजुट होना चाहिए। तमाम संगठनों को मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में जितने भी संगठन बने हैं, ब्राह्मण सभा, करणी सेना, जितने भी सेना बने हैं, तो सभी एक मंच पे आकर स्वर्ण आर्मी का साथ दे। स्वर्ण आर्मी उनके साथ है, स्वर्ण आर्मी उनके साथ सड़क पर है, स्वर्ण आर्मी उनके साथ संसद तक रहेगी। जब तक किसी भी हमारे पे हुए जुल्म को या हमारे समाज के लिए जो भी गलत कार्य होंगे, उन सबकी मुद्दों को पुरजोर तरीके से स्वर्ण आर्मी उठाएगी और सब जगह उठाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान के शोषित जातियों में सवर्ण आते हैं और उसी के फायर ब्रांड जो है, लीडर कहें या फिर राजनेता कहें या फिर साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता कहें, वो हमारे साथ में जो है सर्वेश जी की पूरी आर्मी जो नई बनी है, शुभकामनाओं के साथ में हम भी यही अपील करेंगे कि आप सब लोग एक साथ हों, एकजुट हों, क्योंकि आपकी जरूरत है और आपकी आवश्यकता है। आधुनिक जो शोषित जातियां हैं उनके साथ खड़े हों। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।